Hello everyone. So today we have दीपक राज शर्मा जो कि एक म्यूजिशियन है और आज मैं इनका इंटरव्यू करने वाला हूँ जिसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनके इंस्टीट्यूशंस के बारे में और इनके म्यूज़िक करियर के बारे में पता चलेगी। दीपक सर ने बहुत सारे स्ट्रगल्स और बहुत सारे इशू फेस किए हैं अपनी लाइफ में इस करियर को परस्यू करने के लिए। सो वेलकम दीपक सर। राधे राधे। राधे राधे सर। तो सर आप के बारे में आप कुछ बताइए हमें कि कैसे म्यूज़िक ऐसा शुरू हुआ और कैसे कॉलेज टाइम में ये बात आपके मन में आई कि आपको म्यूज़िक ऐसा शुरू करना है। देखिए, पहली बात तो अगर ये है कि म्यूज़िक ऐसा कैसे शुरू हुआ तो मैं कहूँगा कि ये रैंडम भी नहीं था और ये प्लान्ड भी नहीं था। ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो हुआ, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड जो है एकेडमिकल बैकग्राउंड वो है कि मैंने कॉमर्स फील्ड से मैं हूँ और उसके बाद फिर मैंने बीकॉम ऑनर्स चूज़ किया। तो एक तरफ बीकॉम ऑनर्स और दूसरी तरफ म्यूज़िक ज़्यादा खास वास्ता दिखता नहीं है, क्योंकि वो हमारा जो खासकर ग्रेजुएशन का टाइम जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, उसमें जो हम कर रहे हैं वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। दोस्त 3 ईयर्स और 4 ईयर्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो हमने कहाँ वो टाइम डिवोट किया है, मैं समझता हूँ बहुत मैटर करता है। और सही बताऊँ तो मैंने पढ़ाई में भी डिवोट किया है ग्रेजुएशन में, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स जानते ही हैं कि इजी नहीं होते। ऑनर्स है, सब्जेक्ट्स डिटेल हो जाते हैं, इजी नहीं है। बट हाँ, साइड के साइड तब मैंने म्यूज़िक को भी लेके ही चला। बहुत हाईली फोकस नहीं था तब म्यूज़िक पे, लेकिन हाँ बिल्कुल था, थोड़ा बहुत था। इंटरेस्ट आया, स्टूडेंट्स मिले, टीचर्स ने सराहा, फिर फेस्ट में पार्टिसिपेट किया, जीते भी तो थोड़ा सेल्फ मोटिवेशन हुआ और सबने बहुत ही मोटिवेट किया। फ्रेंड्स भी ने भी। म्यूज़िक में मोटिवेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर। जैसे आप मोटिवेशन आपको मिल रहा है म्यूज़िक में, लोग सराहना कर रहे हैं आपकी म्यूज़िक के, तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें खुद से पता चलने लगती है कि हाँ आप में कुछ बात है कि इसमें आप अपना करियर परस्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैं जानता हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आप कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हैं। मुझे तो सर पता ही है, मैं आपका कॉलेज का जूनियर रह चुका हूँ और बहुत सारी चीज़ें म्यूज़िक में मैंने भी आपसे सीखी है और आपने जो चीज़ें मुझे सिखाई है वो चीज़ें अभी तक मैं अपनी ज़िंदगी और म्यूज़िक करियर में इस्तेमाल करता ही हूँ सर। तो अपने पियानो आपका बड़ा फेमस है, कॉलेज में भी पियानो मैंने बहुत सुना था आपका फेमस था। तो उस पियानो का आपका शुरुआत कब से हुआ, कब से पियानो एक इंस्ट्रूमेंट, स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट पे आपका दिल आया पियानो पे? ओके, अगर पियानो की बात है, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि ज़्यादातर जो मुझे जानते हैं, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू या इस कॉलेज में जूनियर सीनियर के थ्रू, तो मुझे पियानो की वजह से ही जानते हैं। दीपक राज शर्मा, हमेशा हमने यही सुना है। बिल्कुल ये चीज़ तो वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पियानो इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स, तो मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल शुरुआत कहाँ से हुई तो मैं ये चाहूँगा, मुझे याद है आज भी वो डेट मुझे याद है, मैं हर वर्ष उसको सेलिब्रेट हम करते हैं। 1 नवंबर 2009 मेरा पहला कीबोर्ड छोटा सा, मुझे याद है मैंने 200 रुपये का खरीदा था, 200 रुपीज़ का। आज भी वो मार्केट में मिलता है, प्राइस बदल गए, बढ़ गए, 500-600 का है, तब 200 का था। मैंने बहुत मेहनत से पॉकेट मनी से अपना सेव करके 100 रुपीज़ मैंने कलेक्ट कर लिए थे। 100 मुझे और चाहिए थे, मैंने पापा से बात करी, उन्होंने दे दी और मैं लेके आ गया था। ये मुझे एकदम एग्जैक्ट याद है, ऐसे ही था। और वो 100 रुपीज़ कलेक्ट करने के लिए मुझे लगे थे आई थिंक 4-5 महीने से कम तो नहीं लगे होंगे, क्योंकि और तब खुद के पैसे से सर खरीदना वो बड़ी अच्छी बात होती है। बचपने में एक अलग शौक रहता है कि खुद के पैसे आएंगे तो ये खरीदेंगे। ये भी है, आप कह सकते हैं, बट एक्चुअली वो खुद की सेविंग थी, पैसे तो पापा के ही थे। सच तो यही है, पॉकेट तो मनी उनसे ही मिली। हाँ, लेकिन ये उससे अलग से हमने खर्चा से बचाया, सामान भी लिए, अपना जरूरत की चीज़ें भी ली। तो बेसिकली तो उन्हीं का ही था। हाँ, कहने के लिए आ जाता है खुद का, एक्चुअली वो खुद का भी नहीं था। हाँ, तो मैंने तब लिया था। आज भी मेरे पास कीबोर्ड है, अभी होगा तो मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। आई थिंक होगा इंस्टीट्यूट में यहाँ पे, तो हम जरूर उस पर बात करेंगे। तो स्टार्ट वहाँ से हुई थी। मैंने थोड़ा थोड़ा प्ले करना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रक्टर नहीं था, मैंने कोई कोचिंग क्लास भी नहीं देखी थी। मैं बल्कि ये कहूँगा कि मैंने सर लाइफ में पहली बार कोई कोचिंग क्लास देखी होगी तो अपनी, जो हमने म्यूज़िक ऐसे इस्टेब्लिश की, उसी पे ही मैंने बस पहली बार देखा। और हाँ, शायद उस समय तक मुझे मोबाइल हम लोगों के पास हुआ नहीं करते थे। आपको भी याद होगा, हमारे टाइम पे तो 11th-12th क्लास में भी अगर मोबाइल मिल जाए तो बड़ी बात है। आज के टाइम पे तो मैं देखता हूँ 4th, 5th, 6th क्लास के बच्चे को भी मोबाइल देके वो अपना कभी PUBG में लगे, कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे।
तो हमारे टाइम पे नहीं था, तो वाईफाई सिस्टम वगैरह और नेट पे क्लास होना, यूट्यूब होना, ये सब का नो आइडिया, बिल्कुल नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है जी। तो तब नहीं था, तो खुद से ही करते थे, कोशिश करते थे। सारे गामा तो थोड़ा बहुत बजता ही था, तो वो थोड़ा बहुत बजा लिया, फिंगर सेट हो गई इसी बहाने से धीरे धीरे करके। और फिर उसके बाद धीरे धीरे और प्रैक्टिस करी छोटे वाले पे। आप वीडियो हमारी जो मेरी उस पर यूट्यूब पे वीडियो आज भी है बिल्कुल, तो वो आप उस पर देख सकते हैं वहाँ की है। फिर धीरे धीरे करके जब लगा कि थोड़ा से ऐसा हो रहा है, तो डील हो जाती थी पेरेंट्स के साथ, पापा के साथ, मम्मी के साथ, कि मैं अगर अच्छे मार्क्स ले आऊँगा, मैंने ये कर दिया, 80+ आ गई, इसमें 90+ आ गई, या जो भी चीज़ हो गया, तो मुझे ये चाहिए, मतलब बड़ा वाला दिला देना, कीबोर्ड या गिटार दिला देना। तो इस शर्त के साथ एक मुझे कीबोर्ड मिल गया था बड़ा वाला, केसीओ का था, CTK 3400 ये कुछ था। उस मॉडल पे अगेन प्रैक्टिस करी गई। फिर धीरे धीरे उस मॉडल के बाद थोड़ा और अपर मॉडल, वही है कि जब लगा कि हाँ इस पे करना हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है मेरी, मुझे पसंद आ रहा है, तो पेरेंट्स भी देखते हैं, उन्होंने और दिला दिया, अच्छे मॉडल दिला दिए। फिर जब कॉलेज की बारी आई, तो कॉलेज में तो आके एक ठीक डिसेंट सा मॉडल मेरे पास आ गया था, तो इसलिए शायद उस पर हम कॉन्सर्ट्स भी करे, फेस्ट भी करे, जीते भी। जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं कि पेरेंट्स ने आपके अंदर प्रोग्रेस देखा, इसलिए आपको इसमें और ज़्यादा सपोर्ट किया। सो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपके पेरेंट्स ने आपको इस चीज़ में हमेशा सपोर्ट किया है आपके म्यूज़िक करियर में, जिसकी वजह से आपको और प्रोत्साहन मिली कि आप अपना करियर इसमें बना सकें। क्या मैं यही सपोर्ट, अगर सपोर्ट की बात है तो मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा कोई इंसान जो हमें डिस्करेज करता है जी, वो ऐसा नहीं कह सकते कि वो हमें सपोर्ट नहीं करता है जी, क्योंकि डिस्करेज करना सपोर्ट ना करना से कोरिलेटेड है, बट डायरेक्टली नहीं है। कभी कभी कोई इंसान हमें डिमोटिवेट भी कर रहा होता है, तो एक्चुअली में वो हमें मोटिवेट कर रहा होता है, कभी कभी ये सिचुएशन होती है। तो मैंने जो घर पे अपना फेस किया, मेरा ये रहा कि मुझे मम्मी से बहुत सपोर्ट मिला शुरू से, बहुत ज़्यादा। चाहे मैं कुछ भी बता रहा, गलत बता रहा हूँ, सलत बता रहा हूँ, कुछ भी, वो उनको अच्छा लगता था, हाँ बेटा बढ़िया, अच्छा है, समझ नहीं आया या आया, बढ़िया, सपोर्ट मिला। पापा से ऐसा वाला मिला कि मॉनेटरी टर्म में, फाइनेंशियली टर्म में पापा से मिला, क्योंकि कुछ सामान खरीदना है, मम्मी को पटाया, थोड़ा सा बात करी, उन्होंने पापा को कन्वे किया और फिर जैसे जैसे करके दिला दिया। तो मैं शायद ये कहूँगा कि जो फ्रंट एंड पे सपोर्ट मिला वो मम्मी का था, और जो बैक एंड पे सपोर्ट मिला वो पापा का था। तो एक्चुअली में दोनों का ही सपोर्ट था, अगर मम्मी पापा की बात करी जाए तो। बाकी आगे आए तो फ्रेंड्स लोगों के साथ मिले, क्योंकि मैं फ्रेंड्स के साथ घुलना मिला शुरू ही हुआ था कॉलेज टाइम से। उससे पहले स्कूल तक इतना नहीं था इंटरेक्शन, इतना ज़्यादा नहीं था, ना हो पाता था। तो उनसे तो बहुत मिला, फ्रेंड्स से आज भी मिलता है, तो उनसे मिला। तो शायद कह सकते हैं कि हाँ मेरे पास डायरेक्ट सपोर्ट भी रहा और इनडायरेक्ट सपोर्ट भी रहा, पर उसका एक रीज़न ये भी रहा कि प्रोग्रेस मेरी रहती रही। क्योंकि जब सामने वाले इंसान, पेरेंट्स हो चाहे फ्रेंड्स हो, वो देखते हैं आज ये प्रोग्रेस कर रहा है, लास्ट ईयर देखा तो तुम ऐसे बजा रहे थे, आज तुम्हें ये भी आता है वो भी आता है। पेरेंट्स ने देखा अरे यार हफ्ते भर पहले या महीने भर पहले तो ये नहीं बजा पा रहा था, आज थोड़ा बज रहा है, तो वो करते हैं सपोर्ट। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, हम वहाँ मेहनत कर रहे हैं, हमारी अच्छी खासी मेहनत चल रही है, तो वहाँ हमें सपोर्ट मिलने लग जाता है। हाँ, और जैसा कि मैंने आपको देखा है कॉलेज के डेज से, जब आप मुझसे मिले थे कॉलेज में, तो आप उस वक्त सिर्फ पियानो बजाते थे, और इस वक्त आप पियानो, गिटार, माउथ ऑर्गन एंड यू नो सो मेनी थिंग्स यू नो अबाउट टू कम, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप और भी फ्यूचर में प्ले करेंगे। मुझे जैसा लग रहा है आपका जो म्यूज़िक के प्रति एक प्यार है जो हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे, और मैं यही चाहता हूँ हमेशा। और अब आप म्यूज़िक ज्ञासा के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं कि म्यूज़िक ज्ञासा में स्टूडेंट्स जो आपके आते हैं वो मतलब कैसे मतलब म्यूज़िक के लिए आप उनके अंदर क्या देखते हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को जैसे एक कार्ड देना तो म्यूज़िक में ऐसे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी फीस और ऐसा कुछ, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आपने कभी कुछ सोचा हो या फिर किया हो? ओके जी, अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो मैं थोड़ा पीछे से जाऊंगा। मेरा एक एज एन इंस्ट्रक्टर एक मेरा छोटा सा ड्रीम वो ये था कि मैं हर एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को हैंडल करना चाहता था, हैंडल भी करूँ, उनको सिखाऊँ भी, मैनेज भी करूँ। तो मैंने लास्ट 3-4 ईयर्स में इसको कंप्लीट किया एंड आई हैव टॉट 5-year-old गाय, एक लड़का है छोटा सा, और 55-year-old भी, तो दोनों से यहाँ तक के और मोस्टली एज ग्रुप बीच के कवर हो चुके हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नई सीखने के लिए एक तो वहाँ से मिली। अब दूसरी बात, जब स्टूडेंट आते हैं तो वो किस पॉइंट ऑफ माई व्यू से आते हैं, माइंडसेट से आते हैं, बिल्कुल सबका बहुत अलग होता है, सबका बहुत ज़्यादा अलग होता है। किसी किसी का होता है उनको कोई खास नहीं है, उनको बस जैसे कॉलेज के ईयर की बात करें तो उनका होता है कि हमें बस फेस्ट पे परफॉर्म करना है,
ओरिएंटेशन डे है परफॉर्म करना है या एनुअल फंक्शन है परफॉर्म करना है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आ जाए। कोई इम्प्रेसिव वे में आता है कि हम बस इम्प्रेस कर सके गर्ल्स को, बॉयज़ को, पेरेंट्स को, आसपास को, फ्रेंड्स लोग को, उसके पर्पज़ से आते हैं। कोई आते हैं बिल्कुल, हाँ वो रेयर होते हैं, बट हाँ कुछ कुछ आते हैं कि हमें म्यूज़िक सीखना है, म्यूज़िक के बारे में जानना है कि क्या है सरगम, क्यों है, किस सॉन्ग पे कौन से कॉर्ड लगे, कैसे पता चले कि कैसे हमको एक सॉन्ग को गिटार पे एज इट इज़ बजा दें कि हम बजाएं और सामने वाला पकड़ ले कि अच्छा आपने ये सॉन्ग बजाया। ऐसे भी आते हैं। कुछ एज अ हॉबी परस्यू करना चाहते हैं कि हाँ टाइम है, कुछ नहीं हो रहा तो कुछ कर लेते हैं, तो म्यूज़िक कर लेते हैं। तो बहुत बहुत अलग माइंडसेट से आते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ हमारे म्यूज़िक ऐसा में पहले ऐसा जरूर रहता था कि मैंने सेट कर रखा था कि नहीं, जो डेडिकेटेड होगा, जो म्यूज़िक के लिए डेडिकेटेड होगा, मैं उसी को ही आने की परमिशन ही दूंगा किसी भी तरीके से, चाहे वो डायरेक्टली हमसे क्लोजली रिलेटेड हो म्यूज़िक ऐसे के कोर मेंबर में, चाहे वो ओवरऑल सिर्फ एक स्टूडेंट हो। तो ये भी रहा एक अच्छा एक्सपीरियंस वो भी था। पर फिर मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया जाना कि नहीं, शायद ये इसको हमें थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ों को एक अलग माइंडसेट से भी मुझे भी लेना जरूरी है। म्यूज़िक ऐसा एक म्यूज़िक क्लास है तो इट शुड बी फॉर ऑल। जरूरी नहीं होता कि कोई एक इंसान डायरेक्ट एक ही बार में किसी चीज़ से कनेक्ट हो जाए, उसको थोड़ा वक्त लगता है। सर शिक्षा का कोई भी घर जो होता है वो मंदिर ही होता है, तो मंदिर सबके लिए खुला होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ सर। और जहाँ तक सर मैं जानता हूँ कि म्यूज़िक ग्यासा आपको जब से शुरू किए हुए हो गए होंगे 2-3 साल, ज़्यादा हो गए अगर देखा जाए तो, और करीब 5 साल। इसमें आपने बहुत ग्रो भी किया है। और सर अभी जो कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है हर जगह, इस वजह से सबके सारे इंस्टीट्यूशंस पे इफेक्ट आया है, सारी चीज़ों पे इफेक्ट आया है बेसिकली। तो उस कंडीशन में आपने कैसे उस चीज़ को टैकल किया? मतलब म्यूज़िक ग्यासा अब किस तरीके से वर्क कर रहा है, कोचिंग क्लासेस कैसे बच्चों को मिलने वाली है, बच्चे अब क्लास आएंगे या फिर ये तो कम्प्लीटली गवर्नमेंट का ही डिसीजन होगा, लेकिन आप उस बारे में आपका प्लानिंग जो है वो क्या है, मतलब आप क्या प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल, ये जो आपने कोविड-19 की बात की, ये ऑल ऑफ अ सडन आई हुई चीज़ है। मतलब हाँ कुछ को तो जनवरी फरवरी से इसका आइडिया था कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बाहर के देशों में हो रहा है, बट हम नहीं सोच पाए थे कि इस हद तक हम इंडिया में रहते हुए इस हद तक इस चीज़ को फेस कर लेंगे। कि आई थिंक ये हम लोगों की जनरेशन ने, और आई थिंक मेरे पेरेंट्स के, हम लोगों के पेरेंट्स की जनरेशन में भी सब बोलते हैं पहली बार राइट ऐसा लॉकडाउन होता है, इस तरीके का लॉकडाउन, और प्लस इमरजेंसी फेस की उन लोगों ने, लॉकडाउन फेस नहीं किया है। तो हाँ इसलिए इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी था, हम नहीं हुए थे पता। तो इसमें हमने चेंज नहीं किया, ऐड ऑन किया है म्यूज़िक ग्यासा ने। इसमें ऐड ऑन ये किया है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। उसमें भी हमने ऑनलाइन ट्यूटोरियल सीरीज़ कुछ बनाई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है। कोई भी बस सब्सक्रिप्शन के थ्रू सब्सक्राइब हमारे चैनल कर रखा है तो उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगी नए नए लेटेस्ट वीडियोज़ की, वो कर सकते हैं। हाँ उसमें भी किसी को अगर बहुत डीपली सीखना है तो बात वही है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं होता, और एक आर्ट फॉर्म के लिए एक इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, हम दूर रहते हुए नहीं कर सकते हैं जी। तो उसके लिए फिर भी एक इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी जब तक लॉकडाउन का पीरियड है तब तक हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स जो थे जो आज टीचर हैं, काफ़ी हो गए एडवांस लेवल में है, तो सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। सीख रहे हैं क्या, सुपर एडवांस लेवल सीख रहे हैं, और इंटरमीडिएट, बिगिनर और एडवांस को सिखा रहे हैं। तो वो लोग हैंडल कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, मैं थोड़ा बैक एंड का काम भी संभाल रहा हूँ, मैं क्लास में भी ले लेता हूँ। तो इस तरीके से हमने इस टाइम पीरियड को ऐड किया है, चेंज नहीं किया अभी। दिस इज नॉट गोना चेंज टू ऑनलाइन क्लासेस म्यूजिक ऐसा, इट विल बी ऑफलाइन एज वेल एंड ऑनलाइन एज वेल। तो इसमें एक ऐड ऑन हुआ, तो हमने अपॉर्चुनिटी में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो अभी चल रहा है इस पर जी। और जैसा कि गाइस मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, दीपक सर ने खुद एक बुक लिखी है म्यूज़िक लर्निंग के ऊपर, जिस बुक को आज हम इस वीडियो के थ्रू आप सबको दिखाना चाहेंगे। दीपक सर प्लीज़। हाँ, एक बुक है जो मैंने रिसेंटली तो खैर फाइनल हुई है, लेकिन मैं उस आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर लास्ट 1.5 years आई गेस अराउंड, इससे कम तो नहीं, बिल्कुल मेहनत लगती है। जब हम बुक रीड करते थे तो हमें लगता था कि ये तो रीड है। अब मैं कैसे बताऊँ आपको कि मैं जब लिखने बैठा, क्योंकि आई एम नॉट एन ऑथर, प्रॉपर प्रोफेशनल ऑथर, पर हाँ ये था कि मुझे जानकारी है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आई हैव, तो उसको बस मुझे उसको सर मैंने भी वो बुक पढ़ी, उसमें बहुत ही मतलब आप समझ लीजिए बहुत लेमैन लैंग्वेज है उसमें, मतलब हर इंसान समझ सकता है उस लैंग्वेज को। और मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस सर उस बुक के लिए आपको, और आपने बहुत आसान लैंग्वेज में संगीत का मतलब उस बुक में समझाया है। और मैं
चाहता हूँ कि इस बुक को हर म्यूज़िक लवर जो म्यूज़िक से प्रेम करता है या म्यूज़िक पे अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, वो बुक को एक बार ज़रूर देखे और सीखे उससे बहुत सारी चीज़ें और आपसे भी कनेक्टेड है। थैंक यू सो मच फॉर joining us today. थैंक यू। Thank you.